प्रेमचंद जी के पहले जो साहित्य था, साहित्य में हमारे जो कवि महोदय थे, लेखक लोग थे, उनका एक ही रूप देखते थे, नख सिख वर्णन। कुछ को छोड़ दीजिए, अंग्रेज हमारे यहाँ जो आए, जो शिक्षा का विकास हुआ, उसमें कुछ नारियां आगे बढ़ी, जैसे सीमंतनी है और अन्य हैं। ये नारियां दूसरे पक्ष की तरफ गई। सीमंतनी आज से 150 साल पहले हुई, और भी इस तरह। तो इस्मत चुगताई वर्तमान में एक अच्छी लिखकर रही, तो कुछ तो सुधरी, लेकिन अधिकतर करीब 98% साहित्य में नारी का स्थान सिर्फ उनका, अगर श्रृंगार रस में है तो नख सिख वर्णन, अन्यथा उनको जो भी उपाधि दे दी गई वो कम था इस पुरुष प्रधान समाज में। लेकिन जब प्रेमचंद जी जब आते हैं तो नारी का दूसरा पक्ष भी देखते हैं, सोचने का पक्ष देखते हैं, तर्क का पक्ष देखते हैं। आप देखे होंगे, और भी सारी चीज़ें हैं, कई कहानियाँ में वो नारी के पक्ष को उठाते हैं, उनके मानवीय स्वरूप को उठाते हैं, उनके आगे बढ़ने की बात करते हैं, उनके समानता की बात करते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में जहाँ एक नारी को पति के मौत के बाद काशी या मथुरा ही ठिकाना था, उनको अच्छा खाना पहनना नहीं था, बाल मुड़वा के रखना पड़ता था, बाल विधवा है तो उनकी शादी नहीं होती थी, यह समाज उनका शोषण करता था। उस परिस्थिति में प्रेमचंद ने अपना विवाह एक विधवा से की, शिवरानी जी से। तो ये उन्होंने परंपराएं तोड़ी है। और जब उनके बिटिया की शादी होती है तो वो कन्यादान नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारी बिटिया है और किसी का दान ये संभव नहीं है, और उन्होंने कन्यादान नहीं किया। उन्होंने कहा समानता की चीज। इसी तरह आप गोदान उपन्यास में देखिए, उनकी जो पत्नी धनिया है उसका तर्क देखिए, होरी का तर्क देखिए, जो पढ़ा लिखा समाज है उसका तर्क देखिए। मतलब तर्क विहीन कोई उनका साहित्य नहीं है, और एकदम सत्य है वो, जिसको सभी लोग मानते हैं। तो उन्होंने नारी की गरिमा को बढ़ाया है, और स्वयं साहित्य से नहीं बल्कि करके भी उन्होंने दिखलाया है। तो उनका 75 साल में प्रेमचंद जी 1936 में ही यहाँ से चले गए, और पूरी दुनिया का, भैया एक मिनट, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज़ादी के 75 साल में भारतीय संविधान ने सभी को समानता का अधिकार दिया, वहाँ स्त्रियों को भी अधिकार मिला। लेकिन उनके बाद, संविधान के बाद, इतना सारी सुविधा मिलने के बाद, तमाम सारी जांच के बाद भी उनका राजनीतिक 33% आरक्षण आज भी संसद में फंसा हुआ है। क्यों? जबकि यह हो जाना चाहिए था, 33 नहीं, उनको 50% अधिकार मिलना चाहिए। और आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में राजसत्ता में प्रमुख रूप से जहां महिलाएं हैं, वहां बहुत कुछ ज़्यादा भी हुआ है, अच्छा भी हुआ है। चाहे वो अंग्रेजी शासन में रहा हो, अंग्रेज की महिला जो सम्राट थी विक्टोरिया, आपके भारत में इंदिरा जी को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप मायावती को देख लीजिए, मध्य प्रदेश में उमा भारती जब तक रही उसको देख लीजिए, राजस्थान में। तो इस तरह घर की तो बात ही छोड़ दीजिए, घर में अगर महिलाएं न हो तो घर तो बर्बाद है। तो उनका जो कार्य है, उनके जो सृजन शक्ति क्षमता है, वह कहीं एक पुरुष से ज़्यादा है। और वो समानता के भाव से, दया के भाव से तमाम सारी चीज़ देखती हैं।
हमारे आप में वो कम है, न्यूनतम है। तो इस चीज को प्रेमचंद जी ने बड़े गहराई से समझा और नारियों का जो स्थान है, जितना अधिकार है, जो चीज है, उस पे उन्होंने अपनी समस्त कहानियों, समस्त उपन्यासों और लेखों तक में उन्होंने कहा। और आर्थिक पक्ष में उन्होंने कहा कि लक्ष्मी को उन्होंने डायन कहा है, सबसे खतरनाक चीज कहा है उन्होंने। और उन्होंने जो भी पुरोहितवाद, तमाम सारी चीज है, स्वर्ग नरक है, इस पे तो बहुत सारी बातें लेखों में स्पष्ट है, कहानियों में थोड़ा क्योंकि गोदान में आप देखिए, गोदान में भी नाम भले गोदान है लेकिन उसकी बड़ी अजीब स्थिति है, इसलिए वो विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इसलिए प्रेमचंद के 75 साल हमारी आज़ादी को बीतने के बाद भी प्रेमचंद जी जो साहित्य के माध्यम से चाहते हैं, जिस भारत की वो कल्पना करते हैं, वह आगे बढ़ने की बजाय बल्कि पीछे गया। देखने में नारी की समानता है, राजनीति करने की समानता है, धर्म में जाने की समानता है, अर्थ पक्ष में समानता है, नौकरी में समानता है, लेकिन वो कमा करके पेमेंट ले करके आएंगी, 15-20 हज़ार से 50 हज़ार, लाख 2 लाख लेके आएंगी, और उनका शराबी पति क्या करेगा, कुल छीन करके पी जाएगा, पिटवो करेगा, ज़्यादा बोलेंगी तो हत्या भी कर देगा। तो बहुत सारी चीज़ है। अभी वो भारत कहाँ लौट करके आया है, बल्कि हम पीछे गए। पहले तो ऐसी बहुत सारी बातें नहीं थी, लेकिन आज बहुत कुछ चीज़ें जो बदल गया है समय के साथ। तो ये है कि 75 साल में हम सिर्फ चकाचौंध देख रहे हैं, अच्छी सड़क देख रहे हैं, अच्छे महल देख रहे हैं, कंक्रीट के सारी चीज़ देख रहे हैं, लेकिन जो वातावरण है, जो परिवर्तन हो रहा है, जो तमाम सारी रोग फैल रहे हैं, उसके पीछे पर्यावरण का दूषित होना। आप देखिए, इस बार मैं और भी एक चीज़ इसे कह दूं कि जब एक चीज़ फायदा हुआ है यहाँ लॉकडाउन लगने से, रोग कम हो गए, पर्यावरण सुधरा है। 5 साल के लिए पर्यावरण कुछ सही, बहुत सही हो गया। नहीं तो मेरे जैसे डॉक्टर आदमी भी इस महीने में, गर्मी सर्दी के महीने में 4-6 बार तो बीमार हो ही जाते थे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे इंजेक्शन का प्रभाव, हमने कहा मैं तो एक कोई इंजेक्शन नहीं लिया। तो पर्यावरण की ये बात है, पर्यावरण बहुत काफ़ी दुखी हुआ है, और जिसको हम नकारते थे वही आज शीर्ष स्तर पर है। हम उसको प्रणाम करने के लिए मजबूर हैं, तैयार खड़े। तो इस तरह की चीज़ है। मैं इसी पर अपनी बात यहीं स्थगित करते हुए मैं चाहूँगा भाई सत्यप्रकाश जी आवें।